हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो सब लोग? बढ़िया, एकदम अच्छे होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए आप लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट अपने घर पे होने चाहिए। ठीक। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग यही कर रहे होंगे, अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। हाँ। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स को बताइए, हमें क्या दिक्कतें फेस कर रहे हो वो हमें बताओ, हम उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढ कर देंगे। ठीक, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जितना बेस्ट हम कर सकें तो सब कुछ हम करेंगे आपके लिए। तो बेटा ध्यान रखना बस इस बात का कि आपको खुद को सेफ रखना है, और बाकी पढ़ाने का जो पार्ट है वो हमारे ऊपर छोड़ दो, पढ़ने का पार्ट आपका है, आप करते हो। ठीक। तो आज हमारा 12 का सेशन है। ठीक, तो 12 के सेशन में हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से पिछले कुछ क्लासेस में जान लिया है। आज हमारा जो सेशन है वो हम मैग्नेटिज्म के ऊपर लेके चल रहे हैं। ठीक है बच्चों। सो मैग्नेटिज्म जो है अब हमारा अगला आज का जो टारगेट है वो क्या है? मैग्नेटिज्म। ठीक। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छे तरीके से आप जानते हो, मैं चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में बेसिकली जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था उसी समय मैंने आप लोगों को बताया था चार्जेस की प्रॉपर्टी। मतलब अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है, जिस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर वही चार्ज मोशन में आ जाए तो हम बोलते हैं कि इस एरिया से करंट पास हुई है। और आपने ये भी पढ़ा है कि हर एक करंट करिंग वायर अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। ये सब पता है आपको, आप अच्छे तरीके से पता जानते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड किसी तरीके से, अब और भी तरीके हैं, चार्ज को मूव करा के आप टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हो। परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास बार मैग्नेट्स वगैरह हैं। ठीक है, जिसको चुंबक वगैरह बोलते हो आप। तो एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो भी हमारे पास डिवाइस है। लेकिन टेम्पररी अगर हमें कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो एक वायर से करंट को भेज दो, चार्जेस के उस मूवमेंट के कारण या कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। ठीक। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं, अभी फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास गिवन है, नोन है। तो लेट कंसिडर कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गिवन है। जब भी साइन इस तरीके से किया गया हो तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन, मतलब ऐसे देखो, लाइंस ऐसे आकर अंदर की तरफ जा रही है और उस तरफ निकल रही है। ठीक। डॉट जहां पे लिखा हो मतलब वो लाइंस निकल कर आपकी तरफ आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आपकी तरफ है, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर डॉट लिखा हुआ है मतलब ये आपकी तरफ, क्रॉस लिखा हुआ है तो मेरी तरफ। समझ में आगे बात? ठीक है ना, देखने का नजरिया है अपना। तो देखो, अगर तुम देखोगे, तुम अगर अपने सामने से देखोगे कि तुमसे दूर जा रहा है तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे कि ये क्रॉस है। ठीक। लेकिन मैं अगर इसको देख रहा हूँ कि ये मेरी तरफ आ रहा है तो मैं इसको लिखूंगा डॉट। समझ में आगे बात? तो ये देखने का नजरिया है। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली यहाँ से चलकर अंदर की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमसे दूर जा रही है, इसलिए हम उसको क्रॉस लिख रहे हैं। तो हमारे पास एक क्रॉस फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे स्पेस में इस तरीके से फैला हुआ है, चारों तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस। इस तरीके से यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि कहीं भी जाओ तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम मिलेगी, डायरेक्शन सेम मिलेगा। समझ में आगे बात में? इतनी बात तो हमारा क्लियर है। ठीक। तो ये भी देखा कि साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीजें देखी कि अगर एक मूविंग करंट कैरिंग वायर अपनी तरफ मैग्नेटिक, अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड किसी मूविंग चार्ज पे फोर्स भी लगा सकता है? मतलब मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड किसी ने क्रिएट कर दिया। ठीक। और इस मैग्नेटिक फील्ड को जनरली हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यूनिफॉर्म है इसलिए मैग्नेटिक हर जगह सेम, डायरेक्शन हर जगह सेम। ठीक। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने ये देखा कि अब तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज को रख दिया जाए तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था? याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में गिवन है, अगर इलेक्ट्रिक लाइन इस तरफ है, यहाँ पे कोई अगर पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो फोर्स जो है उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो नेगेटिव चार्ज है इस पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। डिपेंड, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है, चार्ज ये -q है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये +q है
कि इस पे जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या है। क्यों, देखो यहाँ पे माइनस मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो डायरेक्शन को ऑलरेडी मैंने शो कर दिया है। तो किसी भी फोर्स एक वेक्टर है, तो जब आपने डायरेक्शन को शो कर दिया है तो इसका मतलब आपको जस्ट मैग्नीट्यूड लिखना है। क्लियर है बेटा, तो समझ में आ गया कि जब भी वेक्टर को लिखने जाओ तो हमेशा एक बात तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आपने उसके डायरेक्शन के बारे में बता दिया है तो जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड लिखो, उसको माइनस साइन के साथ मत लिखना। तो फोर्स वेक्टर है, तो मैंने डायरेक्शन यहाँ शो कर दिया और उसकी मैग्नीट्यूड बता दी है। इतनी बात तो क्लियर है हमारी। अब देखो, तो सवाल ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज को अगर स्टेशनरी रखा गया तब भी फोर्स लगा, चार्ज को प्रोजेक्ट किया गया तब भी फोर्स लगा। समझ में आ गई बात। बट मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि किसी भी चार्ज को अगर रेस्ट पे रख दिया जाए, जैसे मान लो कि एक चार्ज क्यू है, ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से कोई फोर्स नहीं लगा, नो फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट था, वो अलग ही पड़े हुए थे, इसको बोल जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब सवाल ये है कि जब चार्ज को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगा। ठीक, फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि अब इस चार्ज को मोशन में लेकर आए, मतलब उसको कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। अब अलग अलग डायरेक्शन में फेंका, जैसे मान लो कि मैग्नेटिक लाइन इस तरीके से, तो चार्ज को कभी इधर फेंका, कभी इसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंका, कभी किसी एंगल पे फेंका, कभी परपेंडिकुलरली फेंका, हर अलग अलग डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करके देखा गया। तो ये देखा गया कि जब भी चार्ज रेस्ट पे हो तो कोई फोर्स नहीं लगा, और अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंकी जाए या उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंकी जाए तब भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। मतलब चार्ज मोशन में है लेकिन वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तब भी उस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ने कोई भी फोर्स नहीं लगाया। लेकिन जब भी मैग्नेटिक फील्ड से किसी थीटा एंगल पे फेंका गया उस चार्ज को, तो वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आखिर ये कैसे पता चला कि फोर्स लगा? क्योंकि इसके पास में डेविएशन नजर आया। अब जैसे मान लो कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ, कोई मुझे इधर पकड़ कर खींचे तो भाई मेरी पाक ऐसे घूम जाएगी, हो जाएगी ना, तो डेविएशन नजर आएगा। तो जब डेविएशन नजर आएगा तो हमें ये फील होगा कि अच्छा मेरे ऊपर फोर्स लगा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ऐसे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स को कंबाइन करने के बाद ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे वो फोर्स जो एक्सपीरियंस कर लगाती है वो ये है Q इंटू वी क्रॉस बी, वेर V इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स आपको पता है Q इज द चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज बोलो इसको। समझ में आ गया बात? क्लियर है यहाँ पे? अब ध्यान से देखो, अब इसको जैसे मान लो कि मैंने इसको V वेलोसिटी से फेंक दिया, तो देखो जो जो एक्सपेरिमेंट हमारा काम आया, जो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उन सबको यहाँ कंबाइन किया। अगर V जीरो हुआ तो फोर जीरो हो जाएगा। अच्छा देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन करूं तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ऐसे लिख देंगे क्या? याद करो क्रॉस प्रोडक्ट तो ऐसे ही लिखा जाता है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो ये मैग्नेटिक फोर्स है वो इतना आ गया हमारा। तो अब ये मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब कब हो सकता है? अब भाई चार्ज तो जीरो नहीं हो सकता ना, और फेंका तुमने मैग्नेटिक फील्ड में तो भी जीरो हो नहीं सकता। हाँ हो सकता है कि जब हम ना फेंके रेस्ट पे रखे तो ये फोर जीरो हो गया, तो बी को जीरो करके ये जीरो आ जाएगा, या साइन ऑफ थीटा जो है वो जीरो हो जाए, जहां पे थीटा क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अगर ये थीटा जीरो हो गया, जीरो होने का मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, मतलब हमने उसी डायरेक्शन में फेंका जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, तो फोर्स जीरो। ठीक, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आपने फेंका तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना हो जाएगा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फेंका हमने इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 180, तो साइन 180 फिर से जीरो होता है, तो फिर से ये जीरो हो गया। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स इसको कंसीडर करने के बाद ये रिलेशन बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड में जब भी किसी चार्ज को आप v वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे तो उस चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लगेगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है कि इस चार्ज की मैग्नीट्यूड ये लिखी जाएगी, लेकिन जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गई बात? मतलब यहाँ देखो अगर फोर्स जैसे ये देखो v क्रॉस बी है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। देखो बुक में बहुत सारी चीजें गिवन है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से फोर्स का डायरेक्शन बताया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लॉरेंज फोर्स, देयर आर सेवरल थिंग्स, बट
आप सब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बस जब यूज करने का टाइम है तो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड थंब रूल यूज करना। सिर्फ जो बच्चा राइट हैंड थंब रूल यूज कर लेता है, ठीक है, बस उसको मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी जगह में कहीं प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट उसको फिजिक्स में किसी भी जगह पे प्रॉब्लम नहीं आती। और राइट हैंड थंब रूल को यूज करना आपने बहुत अच्छे तरीके से 11th क्लास के टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इन सारे टॉपिक्स में आपने सीखा है, ठीक। पर फिर भी मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। ये तो बात समझ में आ गई। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा, वो देखो। जैसे मान लो कि कोई भी दो वेक्टर हमारे पास है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ऐसे बी है, ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कहते हैं। अब ए क्रॉस बी निकालना है तो ध्यान से समझोगे। ये रहा हमारा राइट एंगल, ठीक है ना, तो राइट हैंड, राइट हैंड अपने ऐसा नहीं कि थंब को कंजूसी में ऐसे रखना, स्ट्रेच्ड, ये पूरा स्ट्रेच्ड है हमारा, ठीक। अपने फिंगर की टिप जो है, ये जो फिंगर्स है हमारा, जो पाम जिसको बोलते हो, राइट हैंड पाम रूल भी इसको बोल सकते हो, ठीक। ये जो हमारा पाम है उसके टिप को पहले वेक्टर की तरफ लिखो। मतलब ए क्रॉस बी लिखना है तो ए हमारा पहला वेक्टर है, बी हमारा दूसरा वेक्टर है। तो सबसे पहले हम अपने इस पाम को या इस फिंगर को पहले वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए की तरफ रखेंगे, तो ये रहा, मैंने ए की तरफ रख दिया, ठीक। अब अपने फिंगर्स को टर्न करना है आपको बी की तरफ। अब बी को ऊपर की तरफ है तो हम इसको ऐसे टर्न कर देंगे। तो दिस वन इज द डायरेक्शन, थंब जो दिख रहा है तुम्हें, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है ना, या क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है बेटा, आपकी तरफ, ठीक। अगर कोई बच्चा बी क्रॉस ए करना चाहता है तो सोचो जरा, तो वो क्या करेगा, अपने राइट हैंड के फिंगर के जो टिप है वो भी वेक्टर की तरफ होना चाहिए, तो ये भी वेक्टर की तरफ रख दिया। अब सवाल है कि ए की तरफ कैसे जाए, हमें तो पाम, हम ऐसे को हाथ घुमा नहीं सकते ना, हमें तो ऐसे टर्न करना है, तो हम अपने को आप ऐसे कर लेंगे, चेंज कर देंगे, ताकि हम आसानी से ऐसे घूम सके। समझ में आ गई बात। तो ये रहा बी, बी क्रॉस है, तो देख रहे हो थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड। तो इनवर्ड को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन है, यहाँ पे बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन है वो किधर है, इनवर्ड। और ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो किधर है, आउटवर्ड। और आउटवर्ड को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया क्या सबको, क्लियर है बिल्कुल। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट ही है जो कि पूरी मैग्नेटिज्म में आपको तंग करती रहेगी। जिस बच्चे को क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन प्रॉपरली निकालना आता है, ठीक है, उसको मैग्नेटिज्म में किसी भी जगह पे कोई तकलीफ नहीं होती। कंपैरेटिवली ये फर्स्ट टू चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बोलते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले जो चैप्टर, उससे ज्यादा आसान है ये। बस फर्क क्या होता है कि पंगा है क्रॉस भी। तो सबसे पहले कुछ बातें याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट में। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालना आपको आ गया। जो पहला वेक्टर है अपने राइट हैंड के थंब को, सॉरी फिंगर्स का जो टिप है या पाम जो है उस डायरेक्शन में रखेंगे और दूसरी तरफ इसको ऐसे घुमाएंगे। ऐसे नहीं घुमाना है, नीचे की तरफ नहीं घुमाना है, पाम को ऐसे टर्न करना है इस तरीके से आराम से, ठीक। तो थंब जो होगा वो डायरेक्शन दे रहा होगा। अगर ये बी ऊपर की तरफ और नीचे जाना है तो हम ऐसे रखेंगे, ठीक। तो बी क्रॉस ए, ठीक है। तो थंब इज द डायरेक्शन। तो तुम एक बात तो समझ में आ रहा है कि ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, दोनों का जो डायरेक्शन है देखो, ए और बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर है। देखो तो ए और बी, ए क्रॉस बी ये आया था, ठीक, और बी क्रॉस ये अंदर की तरफ गया था। तो दोनों ही वेक्टर जो है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की ये बहुत इंपॉर्टेंट खूबी होती है कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए हमेशा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा सी, मान लो कि सी इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख दूं, पहले क्रॉस प्रोडक्ट सिखा रहा हूं मैं, ए क्रॉस बी, तो सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर, या और बी वेक्टर से बना हुआ जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो सी इज अ वेक्टर विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी और द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। समझ में आ गया। कुछ बातें अगर आपके दिमाग में है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आना है, क्योंकि पूरी मैग्नेटिज्म क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्लियर। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से सुन लो। डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। समझ में आया क्या बच्चों, मैंने क्या बताया कि कोई भी फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो पावर डिलीवर्ड बाय दैट फोर्स इज जीरो। पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन। मतलब जब पावर डिलीवर जीरो मतलब रेट ऑफ वर्क डन इज जीरो।
इसका मतलब कोई भी वर्क नहीं हो रहा। समझ में आ गई बात, कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो जब भी फोर्स परपेंडिकुलर हो, वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, वो बॉडी की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। हाँ, उसके डायरेक्शन को जरूर चेंज करने की एबिलिटी उसमें हो सकती है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, सर्कुलर मोशन। देखो एक बार थोड़ा सा मैं इस पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर इसके ऊपर आगे चलते हैं। ये बात तो हमें समझ में आ गया है, मैं इसको हटा रहा हूँ। थोड़ा बेसिक जो है इसका क्लियर कर लोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ये। ठीक, सर्कुलर मोशन को एक बार ध्यान से देखो। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में घूम रही होती है, ठीक, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है जो कि सेंटर की तरफ है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की तरफ होती है। ये रहा वेलोसिटी, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो पावर डिलीवर्ड बाय दिस सेंट्रल फोर्स, ठीक है, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू 0। ठीक, मतलब वर्क डन बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये v चेंज नहीं होता। मान लो कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो पार्टिकल अब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन स्पीड अभी भी वही, v यहाँ है तो यहाँ भी v होगा। ठीक है, तो ये वो जो फोर्स है, ये मजबूर कर रहा है इस पार्टिकल को अपने इस पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना है इसको। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये मजबूर कर रहा है कि पार्टिकल अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करके, लेकिन इसकी औकात से बाहर की बात है कि ये इसके स्पीड को चेंज करके। समझ में आ गया बात, ठीक है। क्यों, क्योंकि वर्क डन बाई फोर्स 0 है, और आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन बाई ऑल का फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि अब सिस्टम में तो सिर्फ एक ही फोर्स यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसकी वजह से तो वर्क 0 है, तो दैट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर, तो फाइनल माइन इज इक्वल टू इनिशियल, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड। क्लियर है ना, कि स्पीड चेंज नहीं हो सकता, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। इसीलिए पार्टिकल जो है ना इंस्टेंटली देख रहे हो ना यहाँ पे ऐसे ऐसे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, लेकिन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए ये एक सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है। समझ में आगे बात, तो कभी भी ध्यान रखना इस बात का कि फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए उसकी वजह से काम नहीं हो रहा होगा, काम नहीं होगा कभी भी। वो उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, मतलब स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अनदर पॉइंट, अगर तुम्हें इस पूरे सिस्टम में वेलोसिटी चेंज होता हुआ, वेलोसिटी को चेंज हो रहा है, वेलोसिटी को ऐसे भी सर्कुलर मोशन में कभी कांस्टेंट नहीं होती। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी को वेक्टर है, भले उसकी मैग्नीट्यूड सेम रह जाए लेकिन डायरेक्शन को चेंज होता जा रहा है ना। समझ में आ गई बात, तो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब कि इसके ऊपर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है, अगर v कांस्टेंट है तो। अब मान लो कि कभी ऐसा केस हो गया कि v की वैल्यू भी चेंज होने लगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज होने लगी, तो ये इसकी वजह से नहीं है, ये कोई अनदर फोर्स होगा जो कि इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगकर इसकी मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ गई बात, जब भी स्पीड की वैल्यू चेंज हो जाए तो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक, स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ गई बात, और सिर्फ अगर मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कर सकता है। क्यों, क्योंकि फोर्स तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना है। अभी आपने पढ़ा F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो फोर्स तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना है, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होना है। तो जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो वो स्पीड चेंज नहीं करेगा, ठीक, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, तो मोशन सर्कुलर होगा, ठीक, ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। पूरी बात क्लियर हो गई क्या, ये पूरा का पूरा केस क्लियर हो गया आपका। ठीक, अब आगे चलते हैं एक बार, अब आते हैं मैग्नेटिज्म के फिर उसी टॉपिक पे। तो जब हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी गिवन है, तो फोर्स कितना लगा था, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इतना तो हमें पता चल गया। तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, या फिर बोलो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग velocity and magnetic field। समझ में आ गया क्या। एक और इंपॉर्टेंट बात, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अभी जो हमने मैंने करके बताया ना, वी क्रॉस बी करना है आपको, तो उसकी वजह से
तो सवाल ये है कि ये परपेंडिकुलर तो है, तो किसी भी प्लेन पे परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है। मान लो कि ये बोर्ड एक प्लेन है, तो एक आपकी तरफ हो सकता है, एक आपसे दूर की तरफ हो सकता है, दो डायरेक्शन हो, तो इनमें से कौन सा? तो ये डिसाइड कौन करेगा? राइट हैंड थंब रूल। ठीक, अगर इफ चार्ज इज पॉजिटिव, मतलब ये चार्ज जिसको हमने फेंका है यहाँ पे, अगर ये पॉजिटिव नेचर का है, तो फोर्स इज अलोंग V क्रॉस B, मतलब V और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट आप राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे, उसी के डायरेक्शन में ये फोर्स होगा। और अगर चार्ज ये नेगेटिव आ गया, अगर ये नेगेटिव चार्ज अपने यहाँ पे लिया हुआ है, तो फोर्स इज ऑपोजिट, फोर्स इज अपोजिट टू V क्रॉस B, मतलब राइट हैंड थंब रूल से जो आपने डायरेक्शन निकाला है उसको उल्टा कर देना। ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस क्या बता रहा होगा कि फोर्स जो है V क्रॉस B के उल्टे डायरेक्शन में आएगा। समझ में आ गया? अगर इतनी पॉइंट आपके दिमाग में है, ठीक, और क्या क्या बात मैंने बताया आपको कि मैग्नेटिक फोर्स के कारण वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इतनी बात है, तो नो वर्क इज डन। मैग्नेटिक फोर्स कभी कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा। तो आईआईटी वगैरह में बहुत सारे सवाल इस पे तुम्हारे इस तरीके से बन जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल सवाल बन जाएंगे, नीट में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल सवाल बन जाएंगे, तो इन सारी बातों का ध्यान होना चाहिए आपको। क्लियर है बेटा? अब आगे चलते हैं। तो इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई। अब देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसका काम नहीं है। ठीक, अब ये रेस्ट वगैरह नहीं है, इस सबको हटा रहा हूं मैं। अब सिंपल सी बात कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, मैं इसको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक, इसको v वेलोसिटी से फेंक दिया, इसका मास m गिवन है। तो अब एक बार जरा फोर्स का डायरेक्शन देखें। देखो, ये रहा वेलोसिटी, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा? इस तरीके से है, इन दोनों को पकड़ने में तकलीफ, ये लो, हो गया। ये परपेंडिकुलर है, याद रखना। ये वेलोसिटी का फेंका इधर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स जरा देखना क्या करेंगे। फोर्स क्या होता है? Q into V क्रॉस B होता है ना, दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज Q into V क्रॉस B। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो हमने चार्ज को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो उसको देखो, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड आपको जो दिख रहा है, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारा जिगर फेंका है वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, किसको क्रॉस करना है? V क्रॉस B। तो पहला वेक्टर कौन सा है? V, तो V की तरफ हमारे राइट हैंड का ये मतलब फिंगर होना चाहिए, तो ये रहा। ठीक, अब सवाल है कि अब हमें टर्न अपने फिंगर को इधर, इसको किधर टर्न करना है? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर होता तो हम ऐसे टर्न कर लेते, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में, हम अपने फिंगर को ऐसे घुमा लेंगे, ऐसे पाम को इस तरीके से टर्न कर देंगे और आराम से इसे टर्न कर लेंगे। जिस वन इसके डायरेक्शन, हम देख रहे हो, थंब इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक, अगर ये फोर्स, अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा, तो हम भले ही हमारा थंब ऊपर जा रहा है, लेकिन हम उसके डायरेक्शन को नीचे समझ लेते। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो ये होगा। ये बात तो क्लियर है? तो देखो, ये जो फोर्स आया है, देखो, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। इन तीनों का परपेंडिकुलर है क्या? रुक जा, हाँ, ये रहा फोर्स, है ना? ये देखो, ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है ना? समझ में आ गई बात? तो हमारा बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज वेलोसिटी वेक्टर। तो अब क्योंकि इस केस में इसके अलावे कोई और फोर्स हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स वाई, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर है, तो ये मोशन कैसा होगा बेटा? बता दो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा ना, क्योंकि फोर्स को परपेंडिकुलर सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में होता है। ठीक है, मतलब ये जो पार्टिकल है वो यहाँ ना जाके अब ऐसे इस तरीके से घूमना स्टार्ट करेगा। तो सवाल है कि इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा? भाई सेंटर तो उसी तरफ होगा ना जिस तरफ फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इसको एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो ऊपर, तो ये हो गया सेंटर। ठीक, समझ में आ गई बात? इतनी बात तो क्लियर हो गई। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है इस V को चेंज नहीं कर सकता, तो ये जो V है इज नॉट चेंजिंग। क्यों ऐसा भाई? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो वर्क है ये जीरो है। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट,
डायरेक्शन को हर जगह हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी का देखो टैंजेंट की तरफ होगा। इस तरीके से ऐसे हर जगह वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर रही होगी। समझ में आ गई बात ना? कभी तो वो सर्कल में जा रहा है बट एट एवरी पीक हमने सीख ली है। ठीक है, अभिषेक अभिषेक एंड अविनाश, ठीक, इसमें क्या नहीं समझ आ रहा बेटा? एक चीज बताओ इसमें। मैंने तो ये बोला कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जो निकल कर आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा इंडिविजुअल वेक्टर्स के। ये बात तो आप पहले से भी जानते हो। तो इंडिविजुअल वेक्टर्स कौन कौन से हैं? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी ये था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था, कि जो फोर्स आया वो कौन सा आया हमारा? ऊपर की तरफ ऐसे, तो वो दोनों के परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता क्योंकि उसकी वजह से वर्क जीरो हो गई। ठीक, तो वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो आखिर इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है? हम सब कुछ निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? देखो याद है क्या, ये हमारा एक मास हो गया, है ना? ये एक मास है, किसी भी मास को सर्कल में भेजो तो पढ़ा है क्या सब लोगों ने कि जितनी फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ दैट मस्ट बी इक्वल टू मास्टिंग एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। याद है क्या सबको? बिल्कुल याद होना चाहिए। तो एक ही फोर्स तो लग रहा है इस तरफ, वो कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी है? क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। क्योंकि हमने फेंका ही है, इनिशियल कंडीशन हमने क्या माना था कि दोनों की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है। तो हमारा ये इनिशियल कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करके हमने ये काम किया हुआ है। तो यहाँ पे कितना आ गया? साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू एम एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? वी स्क्वायर बाई आर। याद है क्या सबको? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से साइन 90 1 हो गया, एक वी कैंसिल हो गया, तो आर निकल कर आ गया एम वी अपॉन क्यू बी। मतलब ये वो रेडियस है जिसमें ये पार्टिकल घूम रहा होगा, जिस सर्कल में ये पार्टिकल घूम रहा होगा। ये तो सर्कल जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना? इस सर्कल में, ठीक है बेटा, तो इतना टाइम लगा होगा इस चार्ज पार्टिकल को एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, जैसे ये बात हमें समझ में आ गया, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखो ये टाइम जो पीरियड है वो स्पीड से इंडिपेंडेंट है। देखो 2 पाई कांस्टेंट टर्म, मास कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। मतलब कितने भी कोई भी पार्टिकल नहीं, अगर इसी पार्टिकल को अलग अलग स्पीड से फेंक दिया जाता, सब एक ही टाइम में अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते। होता क्या? ऐसा कुछ ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल है, इसको फेंका छोटे वाली वेलोसिटी से, तो ये छोटे वाले सर्कल में जाएगा। वेलोसिटी बढ़ाया, ये बड़े वाले सर्कल में गया, और वेलोसिटी से फेंका और बड़े वाले सर्कल में गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जिस सर्कल में गया था, ये किस वजह से गया था? ये V1 की वजह से। ये जो सर्कल जो तुम देख रहे हो, ये किस वजह से गया था? क्योंकि वेलोसिटी को V2 रखा था और लास्ट में V3 रखा था। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ पे? तो सबकी रेडियस देखो, रेडियस क्या थी? रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, है ना? तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी रेडियस बड़ी होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है, ठीक, स्पीड बढ़ के जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि V1 से ज्यादा V2 है और V2 से ज्यादा V3 है ना? ये तो हमें पता है। क्यों? क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा उसके लिए सर्कल भी ज्यादा बड़ा, ठीक, रेडियस ज्यादा बड़ा। क्लियर? लेकिन अगर तुमसे ये बोला जाए कि तीनों को जो टाइम लगा है सर्कल कंप्लीट करने में वो T1 T2 और T3 है, तो इनके बीच में रिलेशन बताओ, तो वो रिलेशन क्या होगा बेटा? तीनों को देखो वेलोसिटी पे डिपेंड करके ही नहीं है। ठीक, तो तीनों को सेम टाइम लगा होगा, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। so time taken by the charges to complete one rotation remains constant for every velocity, every speed। ठीक है ना? सेम चार्ज को फेंका, अब चार्ज अलग अलग होगा, उनकी मासेज अलग होंगी, तो फिर देखो वो फर्क पड़ जाएगा, टाइम फर्क पड़ जाएगा। लेकिन एक ही चार्ज को अलग अलग स्पीड से फेंकोगे, उसको सर्कल कंप्लीट करने में सेम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो ज्यादा बड़े सर्कल में जाएगा, बट टाइम सबको सेम लगना है। ठीक है क्या?
इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसमें और भी डिफरेंट सवाल पूछ सकते हैं। अब जैसे टाइम पीरियड निकाल दिया तो तुमसे पूछ के फ्रीक्वेंसी बताओ। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में कितना ऑस्सिलेशन इसने कंप्लीट किया या कितना रोटेशन कंप्लीट किया, कैसे डिफाइन करते हैं, 1/t। ठीक हो, कर लो, QB/2πm। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है 2π टाइम्स f। ठीक, 2π कैंसिल हो गया, QB/m। तो क्या करो, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ये सब तुम्हारी वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। दिस ऑल आर इंडिपेंडेंट। तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट कौन है, सिर्फ और सिर्फ उसकी रेडियस। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में। लेकिन ये केस कब है, व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पे कुछ सवाल करते हैं। ये बात तुम्हें पूरा का पूरा समझ में आ गया है। सौरभ कश्यप, हाय। अब जैसे देखो बेटा, जैसे अगर एज्यूम किया जाए, मान लो कि कुछ एक क्वेश्चन पे हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पे अभी करते हैं, 2-4 सवाल। ठीक, क्वेश्चन ऐसा है कि ये हमारा मान लो कि एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा डिवीजन है जिसके इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड तुमसे दूर जा रहा है और वैल्यू कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। ठीक, वो चेंज नहीं हो रहा, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम कर क्या रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो यहां से एंटर करता है। ये मान लो कि ए पॉइंट है, यहां से ऐसे चार्ज पार्टिकल जो ऐसे घुसता है इसके अंदर। इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्यू है, मास एम है। ठीक, 45 डिग्री एंगल पे ऐसे एंटर करता है। ठीक, तो पहला सवाल ये मैं पूछ रहा हूं तुमसे, इसको जितने वेलोसिटी से फेंका है वो भी है, मतलब एक ऐसे रीजन से चार्ज पार्टिकल चलकर दूसरे रीजन में एंटर हुआ है जहां पे पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अब मैग्नेटिक फील्ड बी है और क्रॉस है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो पहला सवाल ये कि क्या ये चार्ज पार्टिकल इसमें ऐसे एंटर हुआ, क्या वापिस अपने रीजन में वापिस पहुंचेगा, घूम कर क्या यहाँ पे आएगा, चेक कर लेते। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था, तो जस्ट चेक इट। तो सबसे पहले जैसे ही, क्योंकि देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें तो कोई फोर्स लग नहीं रहा होगा। ठीक, सॉरी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है ना, क्यू इंटू बी क्रॉस बी, तो बी ही जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया। तो जब फोर्स जीरो पे ये सीधा इस डायरेक्शन से मूव करके आराम से आ रहा होगा। डायरेक्शन कभी चेंज होगा ना जब उसके ऊपर फोर्स होता। ठीक, तो अब देखते हैं जरा मैग्नेटिक फील्ड ने कितना फोर्स, जैसे इस रीजन में एंकर करेगा मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करना स्टार्ट करेगा, वो एक फोर्स एक्सर्ट कर देगा। अब उस, क्योंकि देखो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना, वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड एंकर की तरफ है, तो उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक, तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी उसको यूज करके, तो देखो वेलोसिटी इस तरफ, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जरा फोर्स बताना। वेलोसिटी की तरफ हमने फिंगर्स को रखा और मैग्नेटिक फील्ड को की तरफ टर्न किया राइट हैंड को, तो दिस वन इसके डायरेक्शन है ना। तो तुम्हें ऐसे भी पता है कि फोर्स जो होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो ये रहा फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। क्लियर। और अभी आपने ये भी पढ़ा प्रीवियस केस में कि अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। देखो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। उस सर्कल जिस सर्कुलर पार्ट में जा रहा होगा उसका सेंटर कहाँ पे होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। कि ये रहा फोर्स का डायरेक्शन, को कहीं सेंटर में यहां मान लेता हूं। ठीक, तो ये पार्टिकल इसको सेंटर समझते हुए एक सर्कल में ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, इस तरीके से घूमकर यहां पहुंचेगा। ठीक, क्योंकि ये सेंटर है तो ये पूरा का पूरा सर्कल है ना बेटा, ये पूरा का सर्कुलर पार्ट है। ठीक, तो ऐसे घूमते हुए यहाँ पे पहुंचा, तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। अब इस रीजन से जैसे ही बाहर निकलेगा, देखो यहाँ से बाहर आके ही मैग्नेटिक फोर्स जीरो, तो ये वाली वेलोसिटी जो इस तरीके से मेंटेन हो जाएगी। ये बेचारा इधर से चलकर आया था, इधर से आया था और इधर को चलकर वो चला जाएगा, क्योंकि इधर कोई डेविएशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। मैग्नेटिक फोर्स तो सिर्फ इस वाले रीजन में लगा है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या ये अपने रीजन में वापिस आएगा, तो आंसर क्या हो गया, हाँ बिल्कुल वापिस आएगा। ठीक है, अब अगला पार्ट देखते हैं। जिस पॉइंट से बाहर आया, मान लो कि ये पॉइंट बी है, ठीक है, उसने बोला कि यहाँ पे वेलोसिटी v1 है या स्पीड जो है वो v1 है, तो बताओ v1 की वैल्यू क्या है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है बेटा। अभी आपने क्या देखा कि जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए तो फोर्स
स्पीड को चेंज नहीं करता, उसके डायरेक्शन को चेंज करता है, और डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से ही को वो सर्कल में गया है। तो ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है। तो जितनी स्पीड से यहाँ घुसेगा हर पॉइंट पर उतनी स्पीड होगी, तो यहाँ भी स्पीड कितना होगा? उतना ही होगा, v। समझ में आया क्या? क्लियर है? अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, बताइए ध्यान से देखो। तो v से तो कितने एंगल पे बाहर निकलेगा? ये 45 डिग्री के एंगल पे घुसा था, तो निकलेगा कितने पे? ये भी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा आप एक चीज देखो, ये 45 है और फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, तो ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा क्या? क्योंकि पूरा 180 होना चाहिए। ये 90 है, ये 45, तो ये 45। ठीक, ये 45। अच्छा एक चीज देखो, ये एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, ये सेंटर सी मान लो, तो सी बी ए एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके ये दोनों साइड इक्वल है ना? देखो रेडियस है ना, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये रेडियस ये भी रेडियस, तो ये कौन सा ट्रायंगल है बेटा? आइसोसेलेस, है ना? अब आइसोसेलेस में जब ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए क्या? तो ये 45, तो ये भी 45। ठीक, अब तुरंत देख के ये पता चला कि अच्छा कि ये तो 90 डिग्री है। ठीक, बहुत सारी चीजें इसमें समझ आएंगी। ये 90 का एंगल है, मतलब ये वाला जो सर्कल है, ये जो आर्क अगर मैं मानूं तो ये आर्क कितना होगा? याद करो तो पूरी सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाती है? 360, और ये तो 90 है, मतलब पूरे सर्कल का 1/4 है, एक चौथाई है, 1/4 है ये। समझ में आ गई बात? मतलब ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? ऐसे भी तुम निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू आर क्या याद है ना? तो एस इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई में थीटा कितना है? π/2, तो ऐसे भी आ जाएगा πr/2। ठीक है ना? तो कोई घबराने की बात नहीं है ऐसे। लेकिन मैं ये बता रहा था कि इस आर्क ने 90 का एंगल सस्टेन किया है, कि ये पूरे सर्कल का एक चौथाई है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। क्लियर? तो अब देखो, जैसे ही ये 45 हुआ, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? वापिस से 45। ठीक, मतलब 45 पे घुसा और 45 पे बाहर निकला। क्लियर? ये सब कुछ हमें क्लियर है। अब अगर तुमसे ये सवाल पूछा गया कि बताओ ये ए बी का लेंथ कितना है, बहुत आसान है। अच्छा ये बताओ, इस सर्कल में जो रेडियस है, वो रेडियस क्या होगा? क्या पिछले वाले जो पार्ट के अनुसार यही होगा? एम बी डिवाइडेड बाई क्यू बी, चार्ज क्यू था, मैग्नेटिक फील्ड बी था, बी स्पीड से फेंका था, सर्कल में घूम रहा है, तो रेडियस तो यही होनी थी। ठीक, तो ये देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये 90 का एंगल है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस कितना होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर ऑफ रूट, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर, तो कितना आ गया? √2r। तो ए बी कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस, विच इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाई एम बी बाई क्यू बी। हो गया, ये ए बी आ गया हमारा। समझ में आया क्या? आ गया क्या बच्चों? देखो यहाँ पे कितना लेंथ होगा, समझ में आ गया। अब इसने पूछा कि अब बताओ कितने देर तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहा है, मतलब मैग्नेटिक यहाँ से घुसा और यहाँ बाहर निकला, तो ये वो टाइम निकालना है जो यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंचा है। यही तो वो टाइम है जितने देर तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रहा है, टाइम स्पेंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? तो ये कितना है बेटा? तुरंत बता दोगे? पूरा सर्कल घूमने में कितना टाइम लग रहा था, बता दो। 2πm/क्यूबी, आगे का पिछले पिछले टॉपिक पे कराया था अभी। ठीक, और ये को 1/4 है, तो ये कितना आ जाएगा? 2πm/क्यूबी को एक चौथाई कर दो, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से तो इक्वल लेंथ इक्वल टाइम में कवर कर रहा होगा, तो एक चौथाई करने में 1/4 लग जाएगा टाइम, तो कितना आ गया? 2πm/क्यूबी इंटू 1/4। ठीक, चलो फिर भी तुम्हें अगर मान लो कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम ये तो लिख सकते हो ना, v स्पीड से घुसा है, हर जगह इसकी स्पीड v ही है ना? तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई जो स्पीड है, यही तो टाइम लगा होगा उसको। अच्छा आर्क लेंथ कितना है? आर रेडियस मल्टीप्लाइड बाई ये एंगल 90 डिवाइडेड बाई बी, रेडियस की वैल्यू रख लो, एम बी अपॉन क्यू बी इंटू π/2 डिवाइडेड बाई बी ने बी को गायब कर दिया, तो πm डिवाइडेड बाई 2 क्यूबी, यही तो आया था। 2πm/क्यूबी डिवाइडेड बाई 1/4, तो πm/2 क्यूबी, यही तो आ रहा था। ठीक, कैसे भी निकाल सकते हैं भाई, ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज याद करना है, हमें याद नहीं करना है, समझना है इसको अच्छे तरीके से। क्लियर है क्या बेटा? कि ये पूरी बात समझ में आ गई। ठीक, ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन को अगर ऐसे कर दिया जाए, दो तरीके, या तो इस चार्ज को नेगेटिव ले ले, ठीक, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को उल्टा करे, सेम केस। ठीक, तो चलो चार्ज सेम जगह से ए पॉइंट से एक नेगेटिव चार्ज को सेम स्पीड, नेगेटिव चार्ज हैविंग चार्ज -q मास m, उसको प्रोजेक्ट किया। ठीक, तो अब बताओ जरा फोर्स कैसा लगेगा?
देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता, क्योंकि ये नेगेटिव है तो फोर्स को उल्टा कर दो, तो फोर्स किधर लगेगा, अब इस डायरेक्शन में, क्योंकि अब ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। अब ये वाला पार्ट हटा रहा हूं मैं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन को हमने कर लिया, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, अब इसका कोई रोल नहीं है, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दो। अब देखो फोर्स इधर को लगा, मतलब अब सर्कल की सेंटर किधर होगी, इस डायरेक्शन में, तो ये पार्टिकल फिर से ये पूछा गया कि क्या ये पार्टिकल अपने रीजन में वापिस आएगा, तो अब देख लेते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा इस रीजन में ऐसे फैला हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पूरे रीजन में है यहाँ पे, क्योंकि फोर्स इधर सेंटर यहाँ पे आ गया, तो अब इसको सेंटर समझते हुए ये पार्टिकल क्या इस तरीके के सर्कल में ऐसे घूम जाएगा, देखना जरा, तो जैसे यहाँ घूमे कि यहाँ पे आएगा, यहाँ से पार्टिकल ऐसे बाहर निकलेगा, और फिर वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर जगह स्पीड सेम रहना है, तो जितने से एंकर हुआ था उतने से आया, क्योंकि चार्ज नेगेटिव था इसलिए ये सारी बात हुई है, फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अब इसमें बस बाकी सारे पार्ट तो बिल्कुल सिमिलर है, एक ही बस इसमें फर्क है, वो फर्क क्या है, क्योंकि रेडियस वगैरह सब कुछ तो सेम ही है, ठीक, ये वाली लेंथ भी उतनी ही आएगी क्योंकि ये एंगल भी 45 है, यहाँ देखो ये सेंटर है तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये 90 का एंगल बना देगा, तो ये कितना आ जाएगा √2, ये सब कुछ सेम आएगा, ठीक, लेकिन इसने अब बड़ा सर्कल कंप्लीट किया है। ये एंगल कितना है बेटा, सर्कल में कितना एंगल इसने बनाया है, बताओ तो जरा, ये 90 है तो ये 270 है ना, तो ऐसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि पिछले केस में 90 पे टाइम कुछ आया था, अब ये 270 है तो इसका 3 गुना टाइम लगेगा, ठीक, चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, या टाइम टोटल टाइम कितना लगा, total distance covered S is equal to divided by V, S is equal to R into angle, radius multiplied by angle कितना है 270, 3 पाई बाई 2, रेडियन में लिखना हमेशा V, तो रेडियस है हमारा mv अपॉन QB मल्टीप्लाइड बाई 3 पाई बाई 2V, V से V गायब, कितना आ गया 3 पाई m अपॉन 2 QB, आ गया आंसर, इतना टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है क्या, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ये रहा, ठीक, पूरी बात एकदम क्लियर हो गई है। हो गया क्या, अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे देखो इसी के ऊपर ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है, इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखना, जिससे मान लो कि क्वेश्चन कुछ ऐसा ले लेते हैं, ये मान लो कि हमारी एक रीजन है, इधर को मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इधर को मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ये थिकनेस मान लो कि डी गिवन है, यहाँ से चार्ज पार्टिकल को हमने मान लो कि ऐसे फेंक दिया, चार्ज क्यू है, मास एम है, इसको ऐसे वी वेलोसिटी से फेंक दिया, तो और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में क्रॉस गिवन है, बी गिवन है, बाकी दोनों तरफ 0 है, ठीक है, तो सोचो को जरा v क्रॉस बी करो, तो v क्रॉस बी, देखो फोर्स ऊपर आ गया, पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ये रहा, तो सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, ठीक, या फिर ऊपर और मान लेते हैं कहीं यहाँ पे सेंटर होगा, तो इसको सेंटर में समझते हुए पार्टिकल जो है इस तरीके से एक सर्कल में ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ आकर कहीं यहाँ पे ऐसे बाहर निकलेगा, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना है, कि ये पार्ट कौन सा हो गया, सर्कल, तो कभी भी क्वेश्चन में पूछ गए कि ये कौन से पार्ट पे जा रहा है, तो सर्कुलर पार्ट पे जा रहा है भाई, क्लियर, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी है, तो वो हम लिख सकते हैं, रेडियस कितना हो जाएगा mv अपॉन QB, ये बात क्लियर है क्या, इतनी रेडियस में जा रहा होगा वो, ठीक, यहाँ v वेलोसिटी से बाहर नहीं, अच्छा ये बताओ, तो v से एंकर हुआ था, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो अपने पाथ पे किसी भी पॉइंट पे होगा, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा होगा लेकिन मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, तो यहाँ पे तो वही स्पीड होगी, ठीक, अब अगर देखो जाना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो वो सीधा ऐसे चला जाता, ऐसे क्रॉस होते हुए निकल जाता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ने इसको इतना घुमा दिया, तो तुमसे बहुत सारा सवाल पूछा जा सकता है कि ये वाली हाइट उसने कितनी कवर की, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेविएशन, परपेंडिकुलर डेविएशन, या लैटरल लैटरल तो नहीं है, ये ट्रांसवर्स डेविएशन, लैटरल तो इस डायरेक्शन में होता है, ठीक, अच्छा देखो जाना इधर था, गया इधर, तो जाना इस डायरेक्शन में था, गया इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, ये कौन सा हो गया हमारा ट्रांसवर्स डेविएशन,
ये कौन सा हो गया, एंगुलर डेविएशन। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, तो निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर यहाँ पे हो गया। जरा देखना, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एंकर की तरफ है, इसको यहाँ से ऐसे मैच कर दूं, तो क्या ये रेडियस है, ये भी रेडियस है ना भाई। सर्कल के किसी भी पॉइंट से सेंटर को मैच करोगे भाई, तो रेडियस ही आएगा। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया हमारा। अब जरा यहाँ देखो, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं, ऐसे बढ़ा दूं इसको, तो अगर ये एंगल थीटा है तो बता सकते हो क्या, ये एंगल थीटा, ये देखो ये 90 है ना, क्योंकि रेडियस वेलोसिटी का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आ गया थीटा। क्लियर है क्या बेटा, हमें थीटा चाहिए। क्लियर। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूज पता है आर, ये डिस्टेंस पता है डी, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। सो साइन ऑफ थीटा कितना आ गया, डी डिवाइडेड बाय आर। ठीक, अच्छा आर कितना है, ये रहा, इसको कैपिटल आर लिख देते हैं। सो डी डिवाइडेड बाय, इसको रखोगे तो क्यू बी ऊपर ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय एम वी, दैट इज साइन थीटा। इस फॉर्मूले से तुम ये फाइंड कर सकते हो कि एंगुलर डेविएशन कितना हुआ है यहाँ पे। समझ में आया क्या, क्लियर है। या फिर तुम डायरेक्टली ये यू याद रखो, ठीक, डी क्या है, ये वाली डिस्टेंस, और आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हम इस तरीके से एंगुलर डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सवाल अब यहाँ पे कि ये जो एंगुलर डेविएशन जो हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, अब डी की वैल्यू अलग अलग गिवन होगी। अगर मान लो डी आर के बराबर होता, प्लेस करो यहाँ पे, डी को आर रख दो, तो ये देखो 1 आ गया ना, तो साइन थीटा 1 मतलब एंगल 90 डिग्री। ऐसे भी तुम्हें ध्यान में होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कि सेपरेशन आर के, जैसे मान लो कि अगर कोई सेपरेशन नहीं होगा, पूरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ऐसे सर्कल में ऐसे घूम रहा होता। ठीक, फेंका हमने कहां से था, यहाँ से। ठीक, अब डी क्या है, आर के बराबर है, तो जरा देखना ये वाली डिस्टेंस आर के बराबर कब होगी, कब होगी, ये जब यहाँ पे होगा, है क्या, समझ में आया। ये हो गया कि, तो देखो कुछ चला यहाँ पे और यहाँ पे वेलोसिटी की गिरे इस डायरेक्शन में, तो देखो कुछ डेविएशन कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया क्या। कि ये को हम ऐसे भी कर सकते हैं, लॉजिकली भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ये तो फॉर्मूले के बेसिस पे करे। ठीक, अच्छा अब ये बताओ डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू आर से ज्यादा हो जाए, नॉट पॉसिबल, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है जब डी आर से ज्यादा हो। क्यों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, तो 1 से ज्यादा साइन थीटा को कभी पॉसिबल है ही नहीं किसी भी केस में। तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर डी की वैल्यू रेडियस से ज्यादा करके जाए, तो सोचो को जरा, मतलब ये वाली डिस्टेंस कहीं इधर को शिफ्ट करके थोड़ा सा और आगे, तो ये बेचारा को पूरा सर्कल में से घूमते हुए यहाँ पहुंच गया, निकलेगा कहाँ, इस तरफ। तो कि को गया इस तरफ, निकला इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 180। मतलब डी जब आर से ज्यादा हो तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 90 डिग्री। कितना ट्रांसवर्स डेविएशन हुआ, कि ये पूरा 2r हुआ ना। इस केस में ट्रांसवर्स डेविएशन कितना हो गया, रेडियस, ये तो रेडियस ही तो है, समझ में आ रहा है। ठीक, ये रेडियस है क्या, हाँ ये रेडियस ही तो है, रेडियस ही आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो रेडियस के बराबर ही आएगा, निकाल के देख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये तो हमारा कोई भी है यहाँ पे, क्योंकि 90 के एंगल पे बात किया ना हमने, तो 90 पे कोई ये यहाँ पे पहुंच चुका होगा, तो ये उसका सेंटर है, तो सेंटर से ये वाले डिस्टेंस तो रेडियस ही, क्योंकि ठीक है, कब कोई सा भी केस यहाँ पे लेना हो, आप लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगुलर डेविएशन पे बात। ठीक है क्या, अब जैसे इसी पे बहुत सारे सवाल जो है ना अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक, इसके ऊपर और डिस्कशन जो होगा वो अब हम अगली क्लास में करेंगे, और बढ़िया सवाल जो आईआईटीज में आए हुए हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट कॉम्पिटिशन में नीट जेई किसी में आए हुए हैं सारे, उन सारे क्वेश्चन को लेके और अच्छा करेंगे। ठीक, फिर स्पाइरल पार्ट पे कैसे पार्टिकल जाती है, स्पाइरल पार्ट बोलो या हेलिक्स बोलते हैं उसको, हेलिकल पार्ट पे कैसे पार्टिकल जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे फेंका जाए, परपेंडिकुलर नहीं, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकोगे और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर किसी एंगल पे फेंका तो वो मोशन सर्कुलर ना होके वो हेलिकल पाथ में होगा, मतलब ऐसे स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर में पार्टिकल ऐसे घूम रही होगी, इस तरीके से चलेगी। तो ध्यान रखना, इस बारे में हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आई होप आप सबको समझ में आया होगा मैग्नेटिक
फील्ड के बारे में आपको अच्छे तरीके से थोड़ी बहुत फील आई होगी कि किस तरीके से चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करके हैं, कि वो चार्ज पार्टिकल मूव कैसा करता है। ठीक, ये सारी बातें जो है हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।